बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर सैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा हो गया। मक्का पैक्ट के मुताबिक किसी एक फरीक पर हमला, तीनों पर हमला तस्वुर होगा और ये एक हसीन इम्तिजाज है। पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत, इसके साथ सऊदी अरब की माशी कुव्वत और तुर्किया की टेक्नोलॉजी, ये तीनों आपस में मिलेंगे तो एक मजबूत जो है मुआहिदा तीनों मुल्कों के दरमियान हुआ है, ताकि कोई भी बैरूनी ताकत हमला आवर ना हो सके। और ये मुआहिदा ना सिर्फ दिफाई ताउन को बढ़ाएगा बल्कि इक्तसादी ताउन को भी इन तीनों ममालिक के दरमियान फरोग देगा। अमरीका और ईरान जंग के बाद हमने देखा कि खित्ते के हालात तब्दील हो रहे थे और पावर स्ट्रक्चर की, पावर पॉलिटिक्स की एक दौड़ शुरू हो गई थी और ताकत का अदम तवाजुन जो है वो हमें खित्ते पे नजर आ रहा था। लेकिन ये एक मुआहिदा अब एक नई सिमत को मुतारिफ करा रहा है। इस सिमत में पाकिस्तान जाएगा, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या फवाइद हम इसके ले सकते हैं, इस पर आज बात करेंगे। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी, अगर मुल्क की सियासत की बात की जाए तो फिर से एक दफा हुकूमत को आड़े हाथों ले रहे हैं और आज उन्होंने कहा कि कश्मीर के अंदर तो आप हुकूमत बना नहीं सकेंगे, बल्कि आपकी तो अपनी विफाक की हुकूमत खतरे में पड़ी हुई है और आपको हमारे पैर पड़ना होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है मुसलसल मुस्लिम लीग नून को निशाना बना रहे हैं। कभी वो उल्टी गिनती की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि हुकूमत के दिन जो हैं गिने चुने रह गए। आखिरकार ऐसी स्टेटमेंट्स क्यों आ रही हैं? मोहसिन नकवी थर्ड पार्टी ऑडिट की बात कर रहे हैं। क्या काबीना के अंदर रद्दोबदल होगा? काबीना में जो मुख्तलिफ वुज़रा हैं उनकी कारकर्दगी जांची जाएगी, इस पर भी बात करेंगे। तहरीक इंसाफ की जानिब से 27 सितंबर की डेट दी गई है। 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च मुतवक्की है, लेकिन इसके बाद तहरीक इंसाफ के अपने अंदर एक लड़ाई पड़ी हुई है। अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि इतना लेट क्यों ऐलान किया है? ये 13 अगस्त को भी हो सकता था, अगस्त के महीने में भी ये तहरीक चल सकती थी। जबकि सोहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि इस मार्च को हम फाइनल मार्च बनाएंगे और इमरान खान साहब को रिहाई दिलवाएंगे। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हुज़ैफा रहमान साहब, मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म के, हमें ज्वाइन किया है। फैसल चौधरी साहब ने एडवोकेट हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, हमें ज्वाइन करेंगे। हसन मुर्तज़ा साहब सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी का। स्टार्टिंग फ्राम यू हुज़ैफा साहब, आज दोबारा से बिलावल भुट्टो जरदारी ने तकरीर की है और उस तकरीर का निशाना आपकी हुकूमत थी। इससे कबल वो कह रहे थे कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, अब वो ये कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत विफाक में नहीं रहेगी और आपकी पार्टी को उनके पैर पड़ना पड़ेंगे। इतने सख्त बयानात एकदम से क्यों आ रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से? जी, बहुत शुक्रिया। मेरे ख़्याल से तो मैं आपको अर्ज़ करूँ कि बिलावल साहब जितने सीज़न्ड और मैच्योर पॉलिटिशियन हैं और जितनी बड़ी लेगेसी उनके कंधों पर है, उन्हें इस तरह की एक्सट्रीम बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब बातें उन्होंने इंतख़ाबी जलसों के हवाले से वो कर रहे हैं। और चूँकि ज़ाहिर है तीसरा मोड़ अभी बाकी है कश्मीर का, और जो उन्होंने बातें की उसमें ये भी उन्होंने कहा कि अभी पीएमएलएन जो है हुकूमत बनाने की पोज़ीशन में नहीं है या पोज़ीशन क्लियर नहीं है। तो वो मकसद वही यही था कि लुबे-लुबाब के उनका वोटर जो है वो मोबिलाइज़ रहे और वो 2, 4, 5 सीटें ज़्यादा हासिल कर सकें मुज़फ़्फ़राबाद में और उनका वोटर मायूस ना हो। अदरवाइज़ जो गिनती है उसके मुताबिक तो उनको भी पता है, हमें भी पता है कि सादा अक्सरियत जो है पीएमएलएन हासिल कर चुकी है और अगर मुज़फ़्फ़राबाद में भी जीतती है तो 2/3 मेजॉरिटी हो जाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब चूँकि इंतख़ाबी मोड में हैं तो इस तरह की सख्त बातें कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर मरकज़ की बात भी करें, पहली बात तो ये पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है और हम ज़ाहिर है मिलकर पिछले जो है वो तकरीबन 4 साल से इकट्ठे ही फेडरल गवर्नमेंट में किसी न किसी शक्ल में जो है वो मौजूद हैं एक-दूसरे के साथ। लेकिन असल बात ये है कि पीपल्स पार्टी अगर ना हो हमारे साथ, तो 2/3 मेजॉरिटी तो नहीं हम हासिल कर सकते, लेकिन सिंपल मेजॉरिटी पीपल पार्टी के बगैर भी हुकूमत के पास मौजूद है। और अगर आप अभी अदाद-ओ-शुमार अपने प्रोड्यूसर साहब से कहें कि वो इकट्ठे कर रहे ग्राफ़िक्स की सूरत में आपके सामने चला दें स्क्रीन पर, तो आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान पी मुस्लिम लीग नून, एमक्यूएम और आईपीपी और चौथी जमात जो है बाप पार्टी, इनके अगर वोट्स मिला लिए जाएँ और प्लस जो वो चंद अराकीन जो कि आज़ाद थे और वो पीटीआई में शामिल नहीं हुए 26वीं आईनी तरमीम के वक़्त, वो नून लीग का हिस्सा बने, जिनमें औरंगज़ेब खिची हैं, मुबारक ज़ेब हैं और बाकी लोग हैं। तो 169 नंबर तो ये ओपन हमारे साथ हैं और तकरीबन 15-18 नंबर
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिनको अपना समझती है, आज़ाद लोग हैं वो भी हमारे साथ हैं। तो तकरीबन 184-85 का नंबर तो वैसे मौजूद है, हमें 169 नंबर चाहिए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि पीपल्स पार्टी के बगैर हम आईनी तरमीम नहीं कर सकते। तो इसलिए शायद मेरे ख़्याल से बिलावल साहब की जो तकरीर है वो फैक्चुअल से ज़्यादा सियासी है और सियासी जलसों में आप इस तरह की तकारीर कर देते हैं। हुज़ैफ़ा साहब, आप समझते हैं कि क्या ये चीज़ वर्कआउट करती है आजकल के मीडिया के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, सियासी शऊर के दौर में, कि आप जब अपने मुखालिफिन को लताड़ रहे होते हैं, एक सियासी तकरीर कर रहे होते हैं वहाँ पे जज्बाती, तो लोग उसका कंपैरिजन भी कहीं ना कहीं ड्रॉ कर रहे होते हैं कि आप उसी हुकूमत का हिस्सा हैं या फिर आपने मिलकर हुकूमत बनाई हुई है। तो आपके क्या ख्याल है कि ये चीज़ बिलावल भुट्टो जरदारी जो है जज्बाती तकरीर करते हैं, ये वर्कआउट भी करती है या फिर बस महज एक सियासी तकरीर, चूंकि जलसा होता है तो वो सियासी तकरीर उन्होंने करनी है वो कर देते हैं? देखिए, इस सवाल का सबसे बेहतर जवाब तो बिलावल साहब खुद दे सकते हैं। लेकिन चूँकि अब आपने मुझसे कर दिया, मैं आपको गुज़ारिश ये करूँ कि हमारे साथ हसन मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं। ये पीपल्स पार्टी के उन चंद लोगों में हैं जिनका अपना ज़ाती वोट बैंक है। हालात जैसे भी हों तो ये एमएनए, एमपीए इनके लिए बनना वहाँ अपने हलके से मुश्किल बात नहीं है और हमेशा जीत कर आते हैं साहिवाल से। गुज़ारिश सिर्फ़ ये है कि इस वक़्त चेयरमैन बिलावल के साथ जो मुशीरान हैं चंद एक, वो पंजाब के वो लोग हैं जो कि मुसलसल 3-4 इलेक्शन हारते आ रहे हैं। या नियर बुखारी साहब हैं, जो कि 2002 के बाद से कोई इलेक्शन जीते ही नहीं। तो वो लोग हैं जो कि ये समझते हैं कि शायद वो अपना तमाम एंगर पीएमएलएन पे निकलवा कर या बिलावल साहब से ऐसी तकारीर करवा कर कोई अपना मफाद हासिल कर लेंगे या पीपल्स पार्टी पंजाब में ज़िंदा हो जाएगी, ऐसा नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये बिलावल साहब को खुद सोचना चाहिए। वो वज़ारत उज़्मा की दौड़ के घोड़े हैं। मैं समझता हूँ कि उनकी एक बड़ी ही स्ट्रॉन्ग लेगेसी है कि इस तरह की तकारीर कर कर आप लामहल आप ठीक कह रहे हैं, आज मीडिया का दौर है, बल्कि ये मोबाइल हर बंदे के हाथ में मौजूद है। ये 12-13 करोड़ हैं। पहले 2 या 4 टीवी चैनल्स हुआ करते थे, फिर 15-20 हो गए, फिर 50 टीवी चैनल्स हो गए। अब ये 13 करोड़ जो है मोबाइल हर किसी के हाथ में डिजिटल टीवी चैनल मौजूद है। तो लोग लाज़िम मुवाज़ना करते हैं और उससे आपकी क्रेडिबिलिटी मशकूक होती है और आपके सीवी के अंदर ये चीज़ें जो है नेगेटिव हवाले से ऐड होती हैं। तो ये तो चेयरमैन बिलावल साहब इस पे मज़ीद बात कर सकते हैं, बता सकते हसन हैं। साहब, आप लोगों ने कहा कि जो विफाकी हुकूमत है ये आपके पैर पड़ेगी और फिर साथ ये भी बात की कि कश्मीर में यह हुकूमत नहीं बना सकते हैं। फिर आपने कहा कि जो है ये हुकूमत भी जाने वाली है, इनकी अपनी हुकूमत ख़तरे में है। उल्टी गिनती की भी आप लोग बात कर रहे थे। तो ये तमाम बातें जो हैं ये किस हद तक आपको लगता है कि दुरुस्त हैं और क्या आने वाले वक्त में ये एज इट इज जैसी प्रिडिक्शन बिलावल साहब कर रहे हैं वैसी साबित होगी या फिर ये सियासी जोशी खिताबत है जो कि कश्मीर के अंदर उन्होंने किया? बहुत शुक्रिया जी। देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो शख्सियत है, उन्होंने बड़ी कम उम्री में ये साबित किया है कि वो एक मैच्योर लीडरशिप वाली क्वालिटीज उनमें मौजूद हैं और वो कोई बनाए नहीं गए। ये लीडर जो होता है इनबिल्ट होता है, उसके अंदर वो सारी चीजें मौजूद होती हैं। और फिर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लेगेसी है या उसकी लीडरशिप की अगर आप देखें, तो उनकी वालदा जो है उनको शहीद किया गया, असैसिनेट किया गया, उनके दो मामू असैसिनेट हुए, उनके नाना असैसिनेट हुए। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हर इवेंट आपको सिखाता है। अब मैं पीपल्स पार्टी में हूँ और मैं अगर कोई ऐसी बात करूं जिससे पीएमएलएन की दिल आजारी हो, मेरे पास हजारों चीजें ऐसी हैं। सियासी कारकुन हूं ना, सारा दिन यही देखता हूँ, यही करता हूँ। तो मैं मुनासिब नहीं समझता कि इस किस्म की बात की जाए कि चेयरमैन बिलावल जो है वो किसी के कहने पे ये बात कर रहे होंगे। वो लीडर हैं और वो जो बात कर रहे हैं वो बात गलत भी नहीं कर रहे। कश्मीर एक हमारा एहसास पॉइंट है, इसको हमें कतन भी इस अंदाज में नहीं करना चाहिए कि वहां पे रिजल्ट्स बदले जाएं, वहां पे बच्चों वाली हरकतें की जाएं जी कि 10 सीटें तो हमारी जेब में है जी और 11,000 से हमारी गिनती शुरू होगी जी। ये चीजें जो है ये मुनासिब नहीं है। आपने अंदर इस हद तक दादली की कि आपने 3 दिन पहले आपने उसको पार्ट्स में कर दिया जी कि ये 3 हिस्सों में होगा। ये कौन सी ऐसी जो है
एक लाहौर के अंदर अ, 30 एमपीए है, 14 एमएनएज हैं मेरे ख्याल में कम से कम। अब आप क्या, एक लाहौर डिवीजन और कश्मीर का एक जितना बनता है, बल्कि लाहौर डिवीजन बड़ी है उससे, लाहौर सिटी सिर्फ। आप अब लाहौर के इलेक्शंस करवाएंगे तो 3 हिस्सों में करवाएंगे। तो कौन सी वहां पे ऐसी क्या हसन मुर्तजा साहब, लेकिन इससे जो पहले है भी वो उल्टी गिनती का बयान दिया था कि ये कर रहे विफाकी, हैं कि वहां पे इलेक्शन को हसन साहब, इससे पहले भी उल्टी गिनती का बयान दिया था कि वफाकी हुकूमत के जिन जो हैं वो गिने चुने रह गए हैं। तो आप ये बतौर, आप भी एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, आपकी अपने हलके में बड़ा नाम है, आप समझते हैं वाकई वफाकी हुकूमत के दिन जो हैं वो गिने चुने रह गए? देखिए, जो गिनती वाली बात है वो भी उनके अपने लोग कर रहे हैं ना। अब अगर उनकी कैबिनेट में से 10 बंदे ये बात कर रहे हैं कि जी ये होना चाहिए, तो वो उस डाली जा सकती ना। आपके अगर इंटीरियर ठीक। मिनिस्टर कह रहे हो कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है, हम्म। तो उससे मुसद्दका और क्या इतला होगी, क्या खबर होगी। ठीक। ये चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं कि दोनों की जानिब से जो बयानबाजी की जा रही है वो आपस में एक नूरा कुश्ती है, या फिर ऑडियंस को दिखाने के लिए, या वाकई इस टाइम ऐसा है कि जो वो एक सफा है वो कहीं ना कहीं से फटता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए सर, बात ये है शाजी के हसन मुर्तजा साहब हो गए, नदीम अफजल खान हो गए, या कुछ दूसरे लोग हैं जो कि प्योर पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, इनकी सोच में और इनकी लीडरशिप की सोच में फर्क है। लीडरशिप से मेरी मुराद जरदारी साहब। अगर तो ये सिलसिला जो इस वक्त जनरली देखा जाए तो पीपल्स पार्टी को ये चीज जो है वो अफोर्ड ही नहीं करते नए सूबे, और इस पे उनके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। तो ये तहफ़्फ़ुज़ात को तो पॉलिटिकली देखा जाए तो इट इज़ रादर इम्पॉसिबल फॉर देम कि जी ये उस चीज़ को माने, और इनके पास गवर्नमेंट छोड़ने के अलावा फिर उसके 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 अलावा तो कोई और ऑप्शन जो है बचता नहीं। लेकिन अगर आप ये कहें कि जो ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो फिर ये नूरा कुश्ती WWE को भी ये पीछे छोड़ देते हैं। ये बहुत सख्त बातें करते हैं, फिर आपस में बैठ जाते हैं, क्योंकि देखिए इनकी जो बका है वो एक दूसरे के साथ है। अवाम में तो इनकी पॉपुलैरिटी है कोई नहीं, ना इन्होंने कोई वोटें लिए हैं, ना ये वोटें ले सकते हैं। और आज भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो ये दोनों क्या सारी पार्टियां चित हो जाएंगी, इमरान खान प्रिवेल करेंगे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। बाकी ये कश्मीर के इश्यूज हैं या जो भी हैं, इसमें देखें जब एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी ने बायकॉट किया हुआ है तो वो इलेक्शन क्या होंगे, जैसे कश्मीर के इलेक्शन हुए तो मेरे क्या हमसाये क्या में। पीटीआई जो है वो पीपल्स पार्टी से हाथ मिला सकती है? देखिए जी, पीटीआई की जो मौजूदा लीडरशिप है उसमें इतनी सेंस नहीं है कि वो ये कुछ ऐसा सियासी फैसला करें। अगर तो उसकी वजह ये भी है ना, मिसट्रस्ट भी बहुत है। पीपल्स पार्टी ने नून के साथ मिलके पीटीआई के साथ बहुत ज्यादती की है, हमारे कारकुनान के साथ, हमारे पार्टी लीडर्स के साथ, हमारे लीडर और उसकी फैमिली के साथ, ये सारों ने मिलके जो जेल में उनको किया, जो आप इनके बयानात पढ़ लें, उछल उछल के तो ये कर रहे थे। 26वीं 27वीं तरमीम में अदलिया का जो हुलिया बगाड़ा है उसमें पीपल्स पार्टी ने लीड ली, सबसे आगे यही थे। अब ये सारी, या तो देखे ना, आपको इस जराइम की माफी तो मांगनी पड़ेगी ना। अगर आप चाहते हैं, आप ये तो नहीं कह सकते कि आपने हमें तो दबाया हुआ है, हमें आपने कॉर्नर किया हुआ है 3-4 साल से, हम लोग तो सारी मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारे कारकुन बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारे लीडर बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारी उनकी फैमिलियां, उनके बिजनेस तबाह कर दिया। अब आपने क्या नहीं किया हमारे साथ, इन दोनों हुकूमतों ने मिलकर। लेकिन इन हुकूमतों ने इसके बावजूद ये जो, और ये समझते हैं, ये दोनों साहिबान जो मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, ये पॉलिटिकली ये बच्चे नहीं है, ये समझते हैं कि इन चीजों से इनका कुछ नहीं बनना। ये चीजें सर काउंटर प्रोडक्टिव होती हैं और हुई हैं। फैसल साहब, हमें एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, आप कहीं मत जाइएगा, डिस्कशन जारी रहेगी। वेलकम बैक नाज़रीन। हुज़ैफा साहब, आपकी जानिब बढ़ूंगा। थर्ड पार्टी ऑडिट की बात हो रही है, आपकी परफॉर्मेंस पे आपके इत्तेहादी भी खुश नहीं है और कैबिनेट की परफॉर्मेंस पे खसूसन बात कर रहे हैं। खुद मोहसिन नकवी साहब, आपकी अपनी कैबिनेट के मेंबर, कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए। आपकी क्या राय है, होना चाहिए, और गवर्नेंस पर कहां स्टैंड करती है? जी, जैसा गुजारिश ये है कि नकवी साहब बिल्कुल हमारी काबीना का इंतहाई अहम तरीन हिस्सा हैं, और उनका वज़ीर-ए-आज़म साहब से एक ज़ाती ताल्लुक भी है, ज़रदारी साहब से भी पुराना ताल्लुक है उनका। तो अगर उन्होंने ये बात की है कि काबीना मेंबरान
की कारकर्दगी का जायजा लेना चाहिए तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से गुजारिश कर दूं कि आज से तकरीबन 1 महीना पहले वज़ीर आज़म साहब ने तमाम इदारों से और मुतल्लिका वज़ारतों से तमाम वफाकी वुज़रा वुज़राए मुमलिकत की कारकर्दगी का जायज़ा रिपोर्ट मंगवाई है। और ये नकवी साहब के बयान से या नकवी साहब ने जो पहली तकरीर की उससे पहले की बात है, और अगले 2-4 दिनों में वज़ीर आज़म साहब की मेज़ पर होगी ये चीज़। और जो इस्लामाबाद के बाखबर जर्नलिस्ट हैं या बाखबर लोग हैं, इस बात से आगाह हैं। तो वज़ीर आज़म साहब गाए-बगाए कारकर्दगी का जायज़ा वुज़रा की लेते रहते हैं। लेकिन अब चूँकि तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं, तो ज़ाहिर है वज़ीर आज़म साहब ने एक सियासी आदमी हैं, ये भी देखना है कि किस वज़ीर की डिलीवरी कैसी है, और आवाम में भी ज़ाहिर है हमने वापस जाना है। तो इस हवाले से चूँकि एक्सपेक्टेड था कि काबीना में कोई रद्द-बदल भी हो सकती है, तो इसलिए इस दफ़ा की जो कारकर्दगी रिपोर्ट है उसको अहम लिया जा रहा था। लेकिन मोहसिन नकवी साहब के इस बयान से पहले कि थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए, वज़ीर आज़म साहब ने पहले से ही तमाम वुज़रा की कारकर्दगी की रिपोर्ट वज़ीर आज़म साहब अगर नकवी साहब कोई बात करते हैं तो वज़ीर आज़म साहब उसको बड़ा पॉज़िटिव लेते हैं, और वज़ीर आज़म साहब से नकवी साहब, मैं समझता हूँ कि जो चंद एक वफ़ाकी वुज़रा हैं, अगर आप वज़ीर आज़म साहब के पेज को फ़ॉलो कर लें या वैसे पीएमएलएन के डिफरेंट पेजेज़ देख लें, तो अल्टरनेट वीकेंड पे नकवी साहब की चंद उन वफ़ाकी वुज़रा में जिनकी वज़ीर आज़म साहब से लाहौर में मुलाकात होती है और उन्हें ब्रीफ़ भी करते हैं तमाम सूरत-ए-हाल पे। तो ये कहना कि नकवी साहब ने कहा सिस्टम कोलैप्स कर गया, तो बिल्कुल नकवी साहब ने कहा वाक़ई सिस्टम कोलैप्स कर गया, लेकिन उनकी मुराद कराची के सिस्टम से है कि 20 साल से एक ही जमात हुकूमत में और कराची तरक्की नहीं कर सका, तो वो सिस्टम कोलैप्स कर गया। उनकी मुराद केपीके से है कि 2008 से एक ही जमात जो है वो 13 से सॉरी हुकूमत में है, तकरीबन 13 साल हो गए हैं, तीसरी हुकूमत है, और वहाँ पर कोई नई रोड, नया हॉस्पिटल, कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना, और वहाँ करप्शन अरूज पर है, सिस्टम कोलैप्स कर गया। तो बात ये है कि नहीं, वो पंजाब अगर के लैपटॉप्स के हवाले से भी तो कहते हैं ना कि लैपटॉप बांटने से नहीं होगा, ये तो कॉकरोच की तरह निकल नहीं, आएंगे। उन्होंने ये बात उन्होंने कही कि सिर्फ टैबलेट देने से एक सूबा यानी एक पंजाब में वज़ीर आज़म साहब पंजाब में भी दे रहे हैं, पंजाब हुकूमत भी दे रही है लैपटॉप, लेकिन वज़ीर आज़म साहब केपीके में और दीगर सूबों में भी लैपटॉप दे रहे हैं। तो उन्होंने ये बात अगर बड़े कैनवस में की है कि एक सूबे में अगर आप लैपटॉप दे रहे हैं और बाकी तीनों सूबों के अंदर कुछ भी नहीं किया जा रहा, तो लाज़मी ज़ाहिर है जो आपकी यूथ है उसमें एक एंगर मौजूद होता है। तो मैं समझता हूँ नकवी साहब के बयान को सबने आधा खाली देखा है गिलास को, मैं आधा भरा हुआ देख रहा हूँ। असल नकवी साहब का जो हद पे तनकीद था वो सिंध और केपीके था। जी हसन मुर्तजा साहब, असल जो तनकीद है वो ये आप लोगों हुज़ैफा पर भाई की जा नजर रही का टेस्ट करा लें, आप गिलास है ही नहीं वहां पे, जी वो जी तो जग मैं जुग भी तोड़ गया जी। चौधरी साहब आपकी तरफ भी नहीं, आऊंगा। बल्कि ये पूरी बोतल है सर, ये बोतल है उधर। मैं दरअसल ना अ, चौधरी साहब और पीएमएलएन दरअसल है एक पेज पे जी, और ये चौधरी साहब इन्हें मौका फराहम करते हैं ऐसी बातें करने का। हालांकि हालांकि हमारी लड़ाई जुड़ती नहीं है, ये चौधरी साहब हमारी तरफ से ही तो गए हुए हैं, इन्होंने वापस अपने घर आना है। ये तो सिर्फ 4 दिन पॉपुलैरिटी के हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बिल आखिर इन्होंने हमारे साथ ही होना है। देखिए जहां तक ताल्लुक गवर्नेंस का है ना, ये केपी का कहते हैं या सिंध का कहते हैं, तो अगर ये अपनी मंजी थले डांग फेर लेना तो ये बिल्कुल ठीक हो जान। इनसे इतना पूछे कि आप लैपटॉप को क्या समझते हैं, कि वो आपका विजन है कि आप लैपटॉप तकसीम कर रहे हैं? भाई आप मुझे बताएं, आपने हेल्थ में क्या किया है? बेड़ा गर्क कर दिया है। आपके 70% लोग जो हैं वो सिंध से इलाज करवा के आते हैं। आप सिंध का मुकाबला कर रहे हैं कि वहां पे पता है आपको साइबर नाइफ आप सोच भी नहीं सकते, पंजाब में महंगा तरीन कैंसर का इलाज है जो वहां पे मुफ्त हो रहा है कराची में। गंबट एक छोटी सी तहसील है, बिल्कुल छोटी सी तहसील है खैरपुर की, और वहां पे दिल का, कैंसर का, किडनी का, लीवर का बेहतरीन इलाज, ट्रांसप्लांट हो रहे हैं वहां पे, फ्री हो रहे हैं, और आपके पंजाब के लोग वहां पे जाते हैं। फैसलाबाद से राना सनाउल्लाह साहब के हल्के के लोग वहां गए होते हैं। आप कश्मीर से आते हैं, केपी से वहां पे जाते हैं, वहां का आप एनआईसीबीडी का एक मुझे मिसाल दे लें, आपके पीआईसी एक है, वहां पे 6-6 महीने का लोगों को टाइम मिलता है। आप हर रोज आप पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करते हैं, हर रोज आपने काश्तकार को मार के रख दिया है। काश्तकार से आपने 3200 में गंदम खरीदी और आज खुद रिलीज जो है वो 3800 में कर रहे हो।
आप 4 महीने बाद आपका वजीर जो वफाकी वजीर है वो कह रहा है 3200 की उनसे खरीदी, आज आप 4500 की कह रहे हैं अपने को फायदा देने के लिए। वो जो आपके इलेक्शन कैंपेन चलाता है, जो पार्टी फंडिंग करता है, उसको देने के लिए। पंजाब के अंदर सुथरा पंजाब के नाम पे एक फैसलाबाद में आपने 3 से 4 अरब रुपए की करप्शन की, हम नहीं कह रहे, वो स्कैंडल आया और वो आपके एफआईए ने किया, बंदे पकड़े। आप हमें कह रहे हो कि यार केपी बर्बाद हो गया है, सिंध बर्बाद हो गया है। ये कभी सोचा जा सकता है कि आप साहिवाल पावर प्लांट लगाते हो गुंजी पावर प्रोजेक्ट खत्म करके, जिसने 7100 मेगावाट बिजली आपको सस्ती तरीन देनी थी। ठीक, आपने, मेरी 1 सेकंड की बात सुन ले, जी। हमेशा सिंध को कोसा जाता है और आप कहते हैं कि बात ना करो, बात करने दें। आपने साहिवाल पावर प्रोजेक्ट लगाया अपने उन 22 खानदानों को नवाजने के लिए, जिसमें आपके अपने शेयर्स हैं, मियां मनशे के शेयर्स हैं, जिस जो कैपेसिटी चार्जेस में हम हर महीने भरते हैं। सिंध ने आपको सस्ती तरीन बिजली प्रोवाइड की जो फैसलाबाद को मिल रही है इंडस्ट्री के लिए थरकोल पावर प्रोजेक्ट से। आप सिंध को कहते हैं कि सिंध जी करप्शन हो गई, ये हो गया। बारिश ने आपका सारा सुथरा पंजाब डूबता पंजाब में तब्दील कर दिया है। कौन कोई पूछने वाला है आपसे? ठीक, खुदा के ठीक। लिए मैं फैसल चौधरी साहब, जी हसन साहब, आपको जो है ना वो ले दे के बैठ जाएगा। मैं आपकी बात बिल्कुल आ गई है, मैं इस पे हुजैफा साहब से भी पूछूंगा, लेकिन इससे पहले फैसल साहब की जाने बढ़ूंगा। फैसल साहब, केपी में भी जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से सेहत की सूरत हाल है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल है, वो भी सबके सामने है। गवर्नेंस होनी चाहिए तीनों सूबों में। अब तो फेडरेटिंग यूनिट्स की बात हो रही है, इन तीनों सूबों को भी या चारों सूबों को मुख्तलिफ फेडरेटिंग यूनिट्स में तकसीम करने की बात हो रही है। आप फैसल चौधरी साहब बजाते खुद इसके हक में हैं कि मुख्तलिफ सूबों में डिवाइड होना चाहिए? देखिए जी, मैं हसन मुर्तजा साहब की बातों की पूरी तायद करता हूँ, और जिस तरह से उन्होंने अपने इत्तेहादियों के कपड़े उतारे हैं, मैं उनकी जुर्रत रंदाना को सलाम पेश करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये इसी तरह से हुज़ैफा साहब कराची की और ये इनके हालात बताते रहें। देखें, हम जो केपी में 3 दफा वोट लेके आए हैं, 4थी दफा फिर लेके आ जाएंगे, उसका फैसला तो उसकी अवाम ने करनी है ना। और केपी का अवाम वो वोटर है जिसने कभी भी रिपीट नहीं किया अपना वोट, तो वो बहुत समझदार है पॉलिटिकली। तो लिहाजा वो आप जो गवर्नेंस का तकाबुल करना चाह रहे हैं, उसमें ये बनता ही नहीं है। जो लुट डाली हुई है ना इधर पंजाब में और इंटीरियर सिंध में, मतलब इतने अच्छे हॉस्पिटल हैं कि साइकिल के पाइप से उमरकोट में ऑक्सीजन देने की वीडियो चल रही है आज एक सोशल मीडिया पे। तो बाकी बातें ये छोड़ें, ये आपको आवाम को ये पता चल रहा है कि ये जो वो क्या कहते हैं ना कि ये चौक में सारे एक दूसरे के कपड़े उतार रहे हैं, और ठीक उतार रहे हैं। जो उन्होंने किया है वो भुगत रहे हैं, जो इन्होंने जुल्म किया है ये भुगतेंगे, और जो इन्होंने ज्यादतियां की हैं। आप किसान की बात कर दी है ना हसन साहब ने, क्योंकि हम सब सारे जिम्मेदार हैं। तो दुकानदारों से जाके पूछे, कारखानेदारों से पूछे, सबसे बढ़ के तनख्वाहदारों से पूछे जो हालात है इस मुल्क, जो इकोनॉमी को इन्होंने जो है वो कर दिया है। जब इनसे पूछो ये कहते हैं जी साड़ियां आनियां जानियां देखो, हमने ये कर दिया, हमने मुआहदा कर दिया, वो कर दिया। बिल्कुल कर दिया, बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए काबिल फख्र बात है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी इतनी कामयाब हो रही है। लेकिन यार, लोगों के पेट में रोटी भी तो डालो। लोगों के पेट में भूखे हैं लोग, बेरोजगार हैं लोगों की। ठीक, अब 27 को जो आप लोगों का ये मार्च है, इसमें आपकी अपनी पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं। अलीमा बीबी कह रही हैं कि ये बड़ा लेट हुआ है, 50 दिन का गैप दे दिया है। क्या कोऑर्डिनेशन से ये सब कुछ नहीं हुआ? पता नहीं जी ये क्या करते हैं, ये तो हमें तो इसका इल्म नहीं है, ना हम इन फैसला में शामिल हैं। लेकिन मेरे ख्याल में कोई अहम खाम का ये तनकीद बेफजूल है। ठीक है, 50 दिन का टाइम तो चाहिए ना। आपने कौन सा तीर मार लेना 5 दिनों में? वो होता है जब किसी ने सियासत ना की हो ना, तो 200-400 बंदे भी लगते हैं जैसे पता नहीं बड़ी क़यामत ले आएंगे। कुछ नहीं होगा, ना ही ये इस तरह लॉन्ग मार्चों से कुछ बनना है। ये सियासत ही करनी पड़ेगी, और सियासत से ही खान साहब बाहर आएंगे। इन लोगों का तो कुछ भी नहीं जाता, ये तो बाहर कूद काद के चले जाते हैं। मुश्किल तो इमरान खान और उसकी दूसरा बीबी बर्दाश्त कर रही है ना जी।
जिनको ना कोई मिलने की इजाजत है, ना देखने की इजाजत है, ना उनकी कोई हालात है। तो ये बाकी बातें एवं खाम का ही हैं जिसकी आप तो मुंह सिर पैर है कोई नहीं। आप अच्छी बात है अगर 50 दिनों में एक कोई बात हो जाती है। मुक्तदरा को भी सुननी चाहिए, बात समझनी चाहिए। पाकिस्तान के तूल अर्ज में हालात ठीक नहीं है। सही मुआशी बहरान, सियासी बहरान, लॉ एंड ऑर्डर और अमन व अमान का, टेररिज्म का बहरान, ये बहरान है। और सरहदों पे हमारा दुश्मन जो है वो बिल्कुल तैयार खड़ा है हमारे मुल्क को तह तह करने के लिए। इसके लिए हमें मुतहद होना पड़ेगा। बैरूनी खतरात बढ़ते जा रहे हैं, दुनिया में ठीक एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आ ठीक गया है। ठीक इस चौधरी सारी साहब, चीज को सामने रख के फैसला चौधरी साहब करें। बहुत शुक्रिया आपका। हसन मुर्तज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, हुज़ैफा रहमान साहब मौजूद थे, तीनों अपनी राय का इज़हार। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ट्राईलैटरल एग्रीमेंट की। डिफेंस एग्रीमेंट क्यों हुआ है, क्या वजूहात है, क्या इम्पैक्ट आ सकता है, इस पर बात करेंगे। खालिद चिश्ती साहब हमें ज्वाइन करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वी विल बी राइट बैक, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ट्राईलैटरल एग्रीमेंट पे बात करते हैं। तुर्किया, सऊदीया और फिर पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। किसी एक फरीक पर हमला तीनों फरीकैन पर हमले के मुतरादिफ होगा। ऐसे हालात में जब ईरान अमरीका जंग चल रही है, हूसी सऊदी अरब को टारगेट करने हैं, ये मुआहिदा कितनी अहमियत का हामिल है? अगर देखा जाए, सऊदी अरब एक मौशी कुव्वत है, तुर्की जो है वो दिफाई असले के हवाले से मशहूर है, असले की फ़रोख्त करता है। पाकिस्तान के पास जो है मिलिट्री स्ट्रेंथ है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन है ये मक्का पैक्ट। एक तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, किन हालात में ये हो रहा है, इस पे बात करेंगे। खालिद चिश्ती साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हाउ डू यू सी दिस एग्रीमेंट? जी बहुत शुक्रिया कमल साहब, आपने इनवाइट किया। दी बहुत खुश आइंद है और एक नेचुरल कन्वर्जन है मुल्कों की, तीनों की आपस में अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी अपनी जिम्मेदारियां, अपना अपना एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। अपनी अपनी स्ट्रेंथ इस तरह है कि टर्की ज़ाहिर नेटो का मुल्क, मेंबर मुल्क है। टर्की वेस्टर्न टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा कन्वर्सेंट है और बहुत अरसे का है। तकरीबन 250 से ज्यादा F-16 ऑपरेट कर रहा है। पाक फिजाइया के पास तकरीबन 75 के करीब है। दैट टेल्स यू द अमेरिकन कोलैबोरेशन अपना जहाज बनाने के फाइनल स्टेज पे है, जो 5th जनरेशन खान है। तो टेक्नोलॉजिकली अगर देखा जाए तो दो मुसलमान ममालिक जो मिलिट्री हार्डवेयर और इंडस्ट्री में सबसे आगे हैं वो पाकिस्तान, तुर्की है। पाकिस्तान का देखिए, हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो सकता है अमेरिका की तरह ना हो, लेकिन अमेरिका के पास एक चीज जो हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, बैटल टेस्टेड हमारे सेलर्स, एयर सोल्जर्स और एयरमैन तमाम के तमाम। रिसेंटली भी हम कॉन्फ्लिक्ट से गुजरे। तो दुनिया में जब भी मिलिट्री पावर का अंदाजा लगाया जाता है, वो एक आपकी सलाहियत से अंदाजा लगाया जाता है और एक आपके हौसले से अंदाजा लगाया जाता है। पाकिस्तान ने अभी 1 साल पहले तकरीबन साबित किया हमारा हौसला भी है और सलाहियत भी है। तीसरा मुल्क सऊदी अरब है, जाहिर है सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट कंट्री है वो। उसके ऑयल रिजर्व, फाइनेंशियल स्टेटस का बहुत ज्यादा है। तो तीनों की अपने अपने कंसर्न जब कन्वर्ज करते हैं, अपनी अपनी स्ट्रेंथ लेकर आते हैं, तो जो गैप्स होते हैं दूसरे मुल्कों के, जो एक किस्म की शॉर्ट कमिंग्स पॉसिबली हो सकती हैं या जो एरियाज चैलेंजिंग होते हैं, उनको प्लग करते हैं। तो मेरी नजर में तो बहुत खुशाइंद है और मुझे उम्मीद है कि और मुल्क भी शामिल होंगे इसमें। अब इसका बताएं कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की व्हेन वी टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट, मतलब हूसी हमला करें फॉर इंस्टेंस सऊदी अरब पे, क्या पाकिस्तान उसमें जंप इन कर जाएगा या तुर्की जंप इन कर जाएगा? रिसेंटली अगर डिफेंस पैक्ट को देखें, सऊदी अरब के साथ जो हमारा था, हमने मीनवाइल इंडिया से भी जंग लड़ी, अफगानिस्तान से भी जंग लड़ी। तो कैसे आप इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं? देखिए, इसकी जब इस तरह का मुआहदा होता है तो रातों रात हर पॉसिबिलिटी को, हर कॉन्टिजेंसी को, हर हाइपोथेसिस को एड्रेस नहीं किया जाता। पहले एक कंसेंसस डेवलप किया जाता है, जिसको कहते हैं ना, पहले एक कोलैबोरेशन पर ईमान लाया जाता है कि हमें करना चाहिए। फिर उसकी शॉर्टकमिंग्स और जैसे मैंने कहा चैलेंजेस देखते हैं कि किसका गैप किसने ज्यादा प्लग करना है, किसके पास कौन सी स्ट्रेंथ ज्यादा है, किधर कंपनसेट करेगा। और उसके बाद इस तरह के वेरिएंट्स आते हैं कि अगर ह्यूतीज कर दें या कश्मीर पे हिंदुस्तान खुदा न खास्ता को मिस एडवेंचर करे, तो ये सारे हाइपोथेसाइजेशन जो होती है वो अगले स्टेज पर होती है। पहले मरहले पर ये बहुत बड़ी बात होती है कि इतने डाइवर्जेंट जोग्राफिकली भी हम डाइवर्स हैं, दूर दूर हैं, बॉर्डरिंग नहीं है उस तरीके से जिस तरह आमतौर पर होते हैं। उसके बावजूद एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो जाना, और खास तौर पर जो वेस्ट का इस वक्त प्रेशर है, जो इंडिया का इन्फ्लुएंस पिछले 3-4 दिहाइयों से रहा है, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक और बायलैटरल रिलेशंस का, वहां से डाइवर्ट होकर अगर सऊदी अरब पाकिस्तान और तुर्की कन्वर्ज करते हैं तो ये खुश आइंदा है। आई थिंक आने वाले वक्तों में मैनिफेस्टेशन कैसे होनी है, कॉन्टिजेंसीज मैनेज कैसे करनी है,
और सिनर्जी किस किस लेवल पर कहां तक कन्वर्ज करेगी, वो शायद आने वाला वक्त बेहतर बता सकेगा। अच्छा, इसमें एक और, क्योंकि खित्ते से जो है अमरीकी असर रसूख ख़त्म हो रहा था और उस अमरीकी असर रसूख ख़त्म होने के बायस एक बैलेंस ऑफ पावर बड़ा डिस्टर्ब होना था। ज़ाहिर बात है ईरान एक बड़ी पावर के तौर पर उभरा, खलीजी ममालिक को उस पर तहफ़्फ़ुज़ात भी थे। आप क्या समझते हैं वो बैलेंस ऑफ पावर जो खित्ते में एक पावर स्ट्रक्चर की जंग है, वो किस हद तक एड्रेस हो रहा है इससे? देखिए, दुनिया में कहीं भी वैक्यूम खाली अनअटेंडेड नहीं रहता। अमेरिकन जो प्रेजेंस थी यहाँ पर होने की वजह से एक एलिमेंट ऑफ मैनिफेस्टेशन और वेरी हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस था मिडल ईस्ट के ममालिक को कि जब भी कोई कॉन्टिजेंसी हुई तो ये तमाम ममालिक को अमेरिका डिफेंड करने आएगा। तो हमने देखा कि वो जो 16 के करीब बेसिस थे वो खुद भी नहीं डिफेंड हो सके, अमेरिका को खुद भी ऑलमोस्ट बेसिस को अबंडन करना पड़ा, सो मच सो कि जॉर्डन तक हमले रीच दिखा दी ईरान ने। तो ये एक न्यू फाउंड रियलिज्म आया अरब ममालिक के अंदर कि डिपेंडेंसी अपने ऊपर नहीं, जब दूसरों पे कर रहे हैं आप तो एक नेचुरल बात है कि अगर वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सके तो आपको कैसे करेंगे। अब एक वैक्यूम जैसे मैंने कहा क्रिएट होता है, वो रहता नहीं है, और एक एलिमेंट ऑफ सिक्योरिटी चाहिए इन तमाम अरब ममालिक को, और वो उन्हीं ममालिक की तरफ से वैक्यूम फिल हो सकता था जो एक मैंने अर्ज किया सलाहियत भी रखते हों, हौसला भी रखते हों, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर हो कि आपकी नेशनल आइडियोलॉजी या नेशनल इंटरेस्ट कन्वर्ज करते हो। बहुत सारे दुनिया में ताकतवर मुल्क अभी भी हैं, रूस है, चीन है, वो इस मायदे में क्यों नहीं आए? क्योंकि उस तरह शायद उनकी नेशनल इंटरेस्ट या इकोनॉमिक इंटरेस्ट, बायलैटरल टाइज, डिप्लोमेटिक प्रेशर्स उस तरह कन्वर्ज ना कर पाते हो। तो जितने ज्यादा कोलैबोरेटिव आपके एम्स, ऑब्जेक्टिव्स और मिलिट्री स्ट्रैटेजी और फ्यूचर गोल्स और नेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उतना ही आसान आपको कन्वर्ज करना होता है। अभी मुझे उम्मीद है कि और मुल्कों को भी कंसर्न होंगे जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है, और मुल्कों को भी एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी होगी, वो भी कन्वर्ज करके आएंगे आने वाले वक्तों में। आप कैसे देख रहे हैं कि इसको ईरान किस लेंस से देखेगा? ईरान देखिए लॉजिकली देखना चाहिए तो इसको एक लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव देखेगा, क्योंकि एक ऐसा एलिमेंट जो वो चाहता था कि अमेरिका यहां से निकले, वो चाहता था कि लोकल हमारे मुल्क, रीजनल मुल्क जो डिपेंडेंसी अपने ऊपर रखें, तो ये तो वही तो हो रहा है। सिर्फ ईरान ने अब ये करना है कि जो ट्रस्ट डेफिसिट सऊदी अरब और मिडल ईस्ट ममालिक के खिलाफ उसकी तरफ से हुआ है, एक एलिमेंट ऑफ फियर जो क्रिएट किया है ईरान ने, हमले करके, शिपिंग लाइन को इनसिक्योर करके, ऑयल प्राइसेस को करके, उनका बिजनेस क्लैप्स हो गया, होटलिंग इंडस्ट्री, एयरलाइन इंडस्ट्री, टूरिज्म खत्म हो गया या मिनिमाइज हो गया। तो ईरान को वो ट्रस्ट डेफिसिट ब्रिज करना चाहिए। तो कल को तो मुझे लगता है ईरान भी शामिल इसलिए हो सकेगा कि जितना ज्यादा वैक्यूम फिल करेंगे पाकिस्तान और तुर्की खासतौर पर मिलिटरीली या अपनी टेक्नोलॉजी से, उतना ही तो दूसरे लोग डिनाई करेंगे। और अगर ये कन्वर्जन नहीं होती और ये मुल्क इनसिक्योर रहते हैं तो, और अमेरिका कहता है कि मेरे पास वेपन्स नहीं है डिफेंड करने के, मेरे पास तो पैट्रियट कंट्रोल, तो कौन सा मुल्क आएगा? This is a very pertinent point, I must say, but again when we talk about today's scenario, ईरान तो राइट नाउ अभी अपनी सिक्योरिटी के लिए जो वो खलीजी ममालिक को टारगेट कर रहा है, चूंकि वहां पे वो कहता है वो बेसिस हैं, तो वो इसे एज अ लिवरेज भी इस्तेमाल कर रहा है। तो आप समझते हैं कि वो कहीं ना कहीं अब ये एक नया डिफेंस पैक्ट बना है तो उससे वो कोई मुतासर होगा, या फिर कहीं ना कहीं क्लैश भी आ सकता है? नहीं, देखिए क्लैश की जो मिनिमाइजेशन या एलिमिनेशन है वो तो ईरान पर ऑब्लिगेटरी है। ईरान जितना ट्रस्ट डेफिसिट फिल करेगा, यानी उस वैक्यूम को फिल करेगा जो अनकंफर्टेबल हुए हैं ये ममालिक, उतना ही वैक्यूम कम क्रिएट होगा, खासतौर पर इंसेंटिव जो अमेरिका बैक बाय इजराइल। अभी भी मेरा मानना तो यह है कि अमेरिका असला खर्च कर रहा है और इजराइल नहीं खर्च कर रहा है। ईरान के खिलाफ वो एक्टिव नहीं है, वो अपना वेपन्स, आर्सनल, इंटरसेप्टर्स, ऑफेंसिव वेपन्स प्रिजर्व कर रहा है। और मेरा मानना यह है कि वो प्रिजर्व इसलिए कर रहा है कि अमेरिका का स्टॉक पाइल एक अलार्मिंग स्टेज तक जब गिर जाएगा तो अमेरिका की सलाहियत नहीं रहेगी या अमेरिका विलिंग नहीं होगा इन मुल्कों को प्रोटेक्ट करने के लिए मिडिल ईस्ट के। तो एक नेचुरल वैक्यूम अगर क्रिएट हुआ और ईरान का खौफ यही रहा, तो फिर एक नेचुरल ऑप्शन बनेगी कि अमेरिका डाइवर्ट करेगा इन मुसलमान मुल्कों को टुवर्ड्स इजराइल, और वो ग्रेटर इजराइल में भी हेल्प होगी। वो ईरान को भी समझना चाहिए कि जो वैक्यूम मुसलमान मुल्क नहीं फिल करेंगे वो कोई और आके फिल करेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जो हमें याद रखना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि ईरानियों को मुझसे कहीं ज्यादा ये तदारुक होगा इस बात। अनदर एस्पेक्ट ऑफ दिस स्टोरी कि आप बात करें कि इसराइल जो है या फिर वेस्टर्न पावर्स जो हैं उन्होंने एक एक करके मुसलमान ममालिक को टारगेट किया है। सारे मुस्लिम ममालिक का आपके सामने हाल है, शाम की बात करें, लीबिया की बात करें, इराक की बात करें। नाउ आप क्या समझते हैं कि ये जो डिफेंस पैक्ट है किस हद तक डेटरेंस प्रोवाइड करता है?
देखिए मैनिफेस्टेशन तो वो होगी हमारे अपने रिकॉर्ड के मुताबिक क्रेडिबिलिटी। इस वक्त पाकिस्तान और तुर्की नंबर 1 या नंबर 2 आपस में ये डिबेट हो सकती है। टॉप के 2 इस्लामी ममालिक में हैं। सिर्फ तुर्की में मिसाल दे देता हूँ, पाकिस्तान के बारे में हम काफी कुछ जानते हैं, JF-17 थंडर जानते हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो हमारी अब काबिलियत है वो जानते हैं। तुर्की ने पिछले 25 सालों में 20 गुना मिलिट्री एक्सपोर्ट ज्यादा की है। 1 बिलियन से लेके 25 बिलियन, तकरीबन 20 बिलियन पहुंच गए हैं 25 सालों में। तकरीबन 200 मिलियन उनकी एक्सपोर्ट जो थी वो इस वक्त तकरीबन $8.2 बिलियन है एक्सपोर्ट मिलिट्री हार्डवेयर की। तो आप अंदाजा लगाइए कि तुर्की ने कितना जंप किया है, और सिर्फ एक फील्ड में नहीं किया। वो कान अपना बना रहे हैं, स्टेल्थ फाइटर बना रहे हैं, ड्रोन्स हैं, अनमैन्ड है, लॉइटरिंग मिशन है, सबमरीन्स हैं। पाकिस्तान को भी उन्होंने दी है, बाबर क्लास की सबमरीन पिछले साल दी थी, अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है हमारी, बाकी 4 की हो रही है। तो अगुस्टा सबमरीन हमारी जो है वो 90 वो उन्होंने अपग्रेड की है। तो तुर्की की टेक्नोलॉजी कह लें या उसका महारत कह लें, वो बहुत जबरदस्त है। पाकिस्तान कोलैबोरेट कर रहा है, बहुत ज्यादा इंडिजिनाइजेशन हमने भी किया है। तो ये एक नेचुरल कन्वर्जेंस हुई है, किसी को अनकंफर्टेबल करने के लिए नहीं है, बल्कि हमारी ये दोनों स्ट्रेंथ जब मिलेंगी, खासतौर पर मिलिट्री और फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल रिसोर्सेज होंगे सऊदी अरब के, तो एक नेचुरल कन्वर्जन है और एक अट्रैक्शन पैदा होगी दूसरे मुल्कों के लिए भी। थैंक यू वेरी मच। खालिद चिश्ती साहब नाज़रीन मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। कमर ज़दी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने